Okay, so my dear students, today we are going to begin a new type of thing, है ना। नया टाइप का चैप्टर भी शुरू कर रहे हैं, नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, नए तरीके का होगा। क्योंकि अभी तक ऑर्गेनिक पढ़ते पढ़ते हम लोग थोड़ा सा हो गए थे परेशान, तो अब थोड़ा सा यू कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ चेंज, एंड चेंज इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल। तो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है, इसको फिज़िकल का चैप्टर मैं नहीं मानता हूँ, हालांकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, बट दिस चैप्टर आई कॉल दिस चैप्टर एज द मोस्ट बेसिक या मोस्ट फंडामेंटल चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। बिना इस चैप्टर का नॉलेज हुए आपको केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं हो सकता है, क्योंकि इसी चैप्टर से आगे चल के आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और इसी चैप्टर का नॉलेज लेकर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर के बेसिस पे हम लोग करते हैं। ये जो पी ऑर्बिटल, रेजोनेंस, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं वो इसी चैप्टर से हम लोगों को समझ में आती हैं। तो बेसिकली केमिस्ट्री डील्स विद द एटम, तो एटम के बारे में जानना मैंडेटरी है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी विल बी डूइंग। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। तो सबसे पहला जो पार्ट है, इसको मैंने एनसीईआरटी से नहीं कवर किया है। मेरे पास एक रिवीजन काइंड ऑफ पीडीएफ है, तो उसी से ये पीडीएफ मैं आप लोगों को अपलोड भी कर दूंगा। तो आपको इसी पीडीएफ से प्रिपेयर करना है इस चैप्टर को। और हम लोग एनसीईआरटी की अगर आप कहेंगे तो एक रीडिंग भी जो एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन है वो भी मैं इसमें अलग से डाल दूंगा। बट आई कंसीडर कि ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा पीडीएफ वाला, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए बहुत थ्योरी की ज़रूरत नहीं होती है, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स बिगिन गाइज। पहले कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। एटम इन्हीं तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है, तो उनका नाम आपको याद रखना है, थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये तीनों ही याद होना चाहिए। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, ये ऊपर होना चाहिए था, एंड दिस इज़ कूलॉम्ब। एंड प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। और जीरो चार्ज होता है न्यूट्रॉन पे, आप जानते ही हैं। पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें पता होनी चाहिए कि इनका जो चार्ज है वो कैसा है, मास कैसा है, एंड इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज है, क्या मास है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। तो एक बार आप इस टेबल को देख लेंगे। बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप न्यूट्रिनो, मीज़ॉन, इन सब को भी जाने, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ वर्ड्स को दिया था, जैसे आइसोटोप वर्ड किसने दिया था, आइसोबार। तो मैं नहीं कहता कि यही सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आ गए तो 4 ही नंबर के आएंगे, तो वी मस्ट नो दिस, ठीक है। तो एक बार आप इसकी रीडिंग ज़रूर कर लें बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, एंड अवर टॉपिक इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसमें जो जो बेसिक और ज़रूरी बातें हैं वो हम लोग यहाँ से करना शुरू कर देंगे फ्रॉम दिस। सबसे पहले व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आप जानते हैं बच्चों कि जो एटम होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है। एटम इज़ मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। एटम 3 चीज़ों से मिलकर बना है। सबसे पहला है सबसे पहला जो इसमें है फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ प्रोटॉन। The second one is electron and the third one is neutron। इन 3 चीज़ों से मिलकर एटम बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियस। तो अभी मैं आपको बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ रिगार्डिंग एटम, बट यू हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन, आपको पता होना चाहिए। तो जो न्यूक्लियस होता है वो किससे मिलकर बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर न्यूक्लियस के बाहर प्रोजेक्टेड रहता है। तो अब इनमें क्या करना है कि कुछ डेफिनेशंस होती हैं, जिन डेफिनेशन के बारे में थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होता है, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन है द एटॉमिक नंबर। तो जो जेड डिनोट किया जाता है दैट इज़ एटॉमिक नंबर, इट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और कुछ लोग इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, वो गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, तो क्लोरीन के पास आप जानते हैं कितने 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 17 ही प्रोटॉन होते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, देन योर आंसर विल बी 17,
लेकिन अगर मैं क्लोरीन माइनस को ले लूँ जिसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18 और प्रोटॉन अभी भी कितने रहेंगे 17। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि Cl माइनस का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो भी आपका आंसर क्या होगा 17। इसका मतलब एटॉमिक नंबर जो है दैट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन, इट इज़ नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज। हालांकि अगर न्यूट्रल स्पीसीज़ है तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। एक रिलेशन है जो मोजली ने दिया था जिसमें बताया गया था कि फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या यहाँ पर इक्वल लिख के लिखा गया है तो दैट इज़ इक्वल्स टू A अंडर ब्रैकेट Z माइनस B, जहाँ पर ये Z जो है दिस Z इज़ एटॉमिक नंबर। तो ये Z जो है बच्चों को क्या है, एटॉमिक नंबर है। नाउ व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, या इसे न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। जितना कुछ भी न्यूक्लियस के अंदर रहे दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड नंबर मास नंबर। तो मास नंबर दोनों का सम है, तो ऑब्वियसली ये कभी भी डेसिमल में नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम एवरेज निकालते हैं तो एटॉमिक वेट डेसिमल में हो सकता है। आइसोटोप उन दो को कहते हैं जिनका सेम Z हो। Z का मतलब दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट A का मतलब मास नंबर। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जैसे एक बहुत ही पॉपुलर है तो मैं उसको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। देयर इज़ अ वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ दिस एंड यू हैव टू कीप दिस एग्जाम्पल। यहाँ थोड़े थोड़े एग्जाम्पल भी आपको याद होने चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल है 1H1, ये हाइड्रोजन है। इसके बाद फिर ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम इज़ 1D2, और इसके बाद ट्राइटियम है 1D3। तो आप देखिए तीनों का एटॉमिक नंबर जो कि नीचे लिखा है वो तीनों का सेम है, एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, बट मास नंबर जो है वो इसका 1 है, इसका 2 है और इसका क्या है 3 है। और ये तीनों आपस में क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स। दे आर वेरी पॉपुलर। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो ये आपको याद रखना है, इनका मास नंबर भी आपको याद रखना है। इसके बाद एवरेज एटॉमिक वेट निकालने का तरीका यहाँ पर बताया गया है। एवरेज एटॉमिक वेट में आपको क्या करना है, मास और ये जो x लिखा हुआ है वो है रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस का मतलब होता है कि वो कितना पाया जाता है। M1, M2 एंड M3 आर मास ऑफ आइसोटोप्स एंड X1, X2, X3 आर देयर परसेंटेज अबंडेंस और रिलेटिव रेशियो। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। मैं एक छोटा सा आपको इसका एग्जाम्पल करके यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका मीनिंग क्या है। सो दैट एग्जाम्पल इज़, लेट अस कंसीडर कि मैंने कहा एक एटम है जिसका नाम X है, इसके दो आइसोटोप्स पाए जाते हैं। एक आइसोटोप का मास नंबर है 10 और एक का मास नंबर है 12। और मान लेते हैं कि ये वाला 20% पाया जाता है, तो ऑब्वियसली ये वाला कितना पाया जाएगा, 80% पाया जाएगा। तो अब आपको ये दे रखा है, तो आपको निकालना है कि इनका एवरेज कितना होगा। तो अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं, एवरेज एटॉमिक वेट एवरेज, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसका मास गुणे इसका परसेंटेज, इसका मास गुणे इसका परसेंटेज डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज। तो आप देखें हो जाएगा 10 गुणे 20% यानी 20, साथ में जोड़ देंगे 80 गुणे 12 और डिवाइड कर देंगे 80 प्लस 20, दोनों के परसेंटेज डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 80 दैट विल बी 100। तो अब आप इसे अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा, दिस विल बी 200 और ये हो जाएगा 960। बाकी सॉल्व करना इज़ नॉट दैट डील। मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि जिसका परसेंटेज हो उसी को उसके वेट से गुणा कर देते हैं और फिर दोनों को डिवाइड कर देते हैं टोटल परसेंटेज से। दिस इज़ द वे ऑफ डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो लेट्स गो टू अवर, तो ये फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। इस फार्मूले के रूप में देखने में थोड़ा सा कठिन लगता है बट दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। नाउ कम टू आइसोबार्स, किसे कहते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट जेड। जेड का मतलब डिफरेंट, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब आइसोबार का भार समान होता है, सेम मास नंबर, मास सेम होता है, तो इनको क्या कहा जाता है, आइसोबार। आइसोटोन्स कई बार पूछ लिए जाते हैं, आइसोन्यूट्रॉनिक या आइसोटोनिक भी बोलते हैं, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। तो जो एटम को लिखने का तरीका होता है बच्चों, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का, तो वो एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि नीचे की तरफ लिखा जाता है क्या, जैसे मैं कोई भी एक्स एटम लिखूंगा तो नीचे यहाँ पर लिखा जाएगा एटॉमिक नंबर और ऊपर क्या लिखा जाएगा, मास नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल
मैं अगर लिखना चाहूँ सोडियम, तो सोडियम में यहाँ मैं 11 लिखूँगा, यहाँ 23 लिखूँगा, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है और जो मास नंबर है वो 23 है। तो अगर किन्हीं दो एटम का ये ऊपर वाला संख्या बराबर हो तो उनको आइसोबार बोलते हैं, किसी का ये नीचे वाला संख्या बराबर हो तो आइसोटोप बोलते हैं, और इन दोनों संख्या का डिफरेंस बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोन बोलते हैं। क्योंकि एटॉमिक मास में से अगर आप जेड को घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मैं एक एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ, मान ले एक्स एंड वाई है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, और यहाँ पर मान लो लिखा है 4 और यहाँ पर लिखा है 9। तो अब आप देखें क्या ऊपर वाली संख्या बराबर है, नहीं, तो इसको आइसोबार नहीं बोल सकते। नीचे वाली संख्या नहीं बराबर है तो आइसोटोप नहीं बोल सकते। लेकिन 7 में से 2 घटाओगे तो भी 5 आएगा, और 9 में से 4 घटाओगे तो भी यहाँ 5 आएगा। तो इसका मतलब ये एक्स और वाई आपस में क्या हो गए, आइसोटोन। तो आपको इसको ऐसे ही याद रखना है, अगर ऊपर वाली संख्या बराबर है तो आइसोटोप हैं, अगर नीचे वाली संख्या बराबर है, अगर ऊपर वाली है तो आइसोबार, नीचे वाली है तो आइसोटोप्स, और अगर दोनों का डिफरेंस बराबर है तो दे विल बी कॉल्ड एज आइसोटोन्स। ओके, लेट्स गो टू आइसोडायफर्स। बहुत रेयरली पूछा जाता है, लेकिन अगर आप इसको याद रखते हैं तो दैट इज़ अ गुड थिंग, बट इट इज़ वेरी रेयरली आस्क्ड। आइसोडायफर्स सेम न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। लेकिन आ गया बच्चों तो एक लीडिंग पॉइंट भी हो जाएगा। आइसोएस्टर्स किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल विद सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं, दिस इज़ नॉट एटम, अभी किसकी बात चल रही है, मॉलिक्यूल्स की, जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम हो और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे उनको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोएस्टर्स बोलते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आप जानते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनके होते हैं उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला जाता है। तो इन सब डेफिनेशंस में अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा आपको कौन सी याद रखनी चाहिए, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन भी पूछा जाता है, आइसोबार एंड आइसोटोप। सो दीज आर मोर आस्क्ड, दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बाकी भी एक बार ज़रूर नज़र में रखें। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया रिगार्डिंग एटम। ओके, सो फॉर दिस चैप्टर यू हैव टू गो विथ सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑल्सो, क्योंकि इस चैप्टर में आपको एटम से रिलेटेड कुछ रेडिएशन के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप जानते हैं किसे कहते हैं, लाइट भी उसका एक एग्जाम्पल है। मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ पर, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ वेव have same wavelength, frequency, speed and amplitude, but they vibrate in two mutually perpendicular planes। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनती हैं। एक कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक और एक कंपोनेंट है मैग्नेटिक, बी से लिखा जाता है। ये दोनों की वेवलेंथ सेम होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, स्पीड सेम होती है, एम्पलीट्यूड भी सेम होता है, लेकिन इन दोनों का जो वाइब्रेट करने का तरीका है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। EM wave do not need any wave for propagation and all EM wave travel with same velocity। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार बच्चों से पूछ लिया जाता है बताओ एक्सरे किस स्पीड से चलती है, हम लोग इसको क्या स्पीड ऑफ लाइट याद कर लेते हैं 3 × 10⁸। और अगर पूछा गया बताओ एक्सरे कैसे चलेगी तो हम आंसर नहीं कर पाते हैं। एक्सरे की भी स्पीड क्या होगी 3 × 10⁸। रीज़न क्या है, इट इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आपको याद रखना है। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एक रिलेशन है C = न्यू लैम्डा, और इसमें C क्या है, स्पीड, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो चूंकि C इसका कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं न्यू एंड लैम्डा आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दैट यू नो कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ क्या हो रही होगी, घट रही होगी। तो यहाँ फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं C = न्यू लैम्डा, तो ये जो C है ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, लैम्डा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं न्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यानी हम लिख सकते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी किसी भी लाइट की, किसी भी वेव की EM वेव होनी चाहिए, तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसका जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, कम होगा। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बच्चे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मतलब समझते होंगे। तो ये दोनों इन्वर्स होते हैं ना, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं 𝜇1 / 𝜇2 इज इक्वल्स टू λ2 / λ1, ये लिखा जा सकता है इसको देख के। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन। अगला चलते हैं, टाइम पीरियड निकालना हो तो 1/ν, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इन्वर्स में 100 मीटर इन्वर्स होते हैं। देखो बच्चों, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये तो हमको याद ही रहता है। लेकिन 1 सेंटीमीटर इन्वर्स, ये -1 का मतलब इन्वर्स है, इसमें क्या हो जाएंगे 100 मीटर इन्वर्स। इन्वर्स चल रहा है मतलब सब उल्टा हो गया है।
ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी रेज आती हैं प्रमुख रूप से, तो गामा किरणें आती हैं, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, माइक्रोवेव, इतनी आपको याद रखनी है। सबकी फ्रीक्वेंसी याद तो नहीं कर सकते हैं, सबकी वेवलेंथ, लेकिन थोड़ा आइडिया जरूर होना चाहिए। विजिबल आप जानते हैं कहाँ से कहाँ तक होती है, 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम में लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, एंगस्ट्रॉम में है, ये बात याद रखना। और अगर नैनोमीटर में लिखेंगे तो 380 से 760 नैनोमीटर। माइक्रोवेव का भी आप देख सकते हैं, गामा रेज, एक्स रेज एंड यूवी रेडिएशन। सो ऑल दीज रेडिएशंस, ऑल दीज आर गिवन वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसी आर ऑल्सो गिवन। तो आप अभी याद करने की कोशिश ना करें, लेकिन थोड़ा विजिबल से अंदाजा होना चाहिए। एक और चीज़ पता होना चाहिए, इनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले गामा रेज आएंगी, फिर आएगा एक्स रेज, और ये मैं एनर्जी के हिसाब से लिख रहा हूँ, फिर आएगी यूवी, फिर आएगा विबग्योर यानी विजिबल, तो ये विबग्योर पूरा आ जाएगा, और फिर उसके बाद रेड के बाद आएगा इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड के बाद आएगा माइक्रोवेव्स। तो ये इतना आपको याद रखना है। देखो, वायलेट से पहले अल्ट्रावायलेट और रेड के बाद इंफ्रारेड, और फिर माइक्रोवेव्स तो ही हैं, और एक्स रे एंड गामा रे। गामा रे की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। देखो बच्चों, 3 चीज़ों को आप समझ लें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखो, एनर्जी इज इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा होता है, इट इज़ इक्वल्स टू h न्यू। तो एक बात अपने मन में अच्छे से बैठा के रख लो। देखो, अगर मुझे किसी की एनर्जी निकालनी है, मान लो किसी की भी, तो एनर्जी के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए h, और h प्लैंक्स कांस्टेंट है। h की वैल्यू पहले से ही फिक्स होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। अगला मुझे क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी। तो आप ये समझ लें, अगर मैं आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी दे दूं तो आप तुरंत मुझे एनर्जी बता देंगे h से मल्टीप्लाई करके। और इधर की तरफ देखें, दूसरे फॉर्मूले में h तो पहले से पता है, c भी पहले से पता है, स्पीड ऑफ लाइट है, c की वैल्यू सबको याद होती है, कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर सिर्फ मैं आपको लैम्डा दे दूं तो भी आप एनर्जी बता देंगे। यानी एनर्जी बताने के लिए आपको क्या मिल जाए, या तो लैम्डा या तो फ्रीक्वेंसी, दोनों में से कोई भी एक, दोनों नहीं, कोई भी। चाहे आपको वेवलेंथ दी जाए तो भी आप एनर्जी बता देंगे, अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी जाए तो भी आप क्या बता देंगे, एनर्जी। तो ये तीनों आपस में जुड़े होते हैं और तीनों बिल्कुल इंटरचेंजेबल वर्ड की तरह यूज़ होते हैं। मतलब कहीं आपको फ्रीक्वेंसी दे देगा, कहीं आपको वेवलेंथ दे देगा। तो आप ये समझ लें कि अगर आपको मैंने एनर्जी दे दी तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं, वेवलेंथ दे दी तो एनर्जी निकाल सकते हैं। यानी ये तीनों टर्म को आपस में इंटर रिलेट किया जा सकता है। मैं कई बार आपसे सवाल लगवाते समय ये बात पूछूंगा कि देखो, एनर्जी आ गई तो वेवलेंथ आ गया, समझ लो, वेवलेंथ आ गया तो फ्रीक्वेंसी आ गया। तो ये जान लें कि ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस इन दिस चैप्टर, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप तीनों को रिलेट कर सकते हैं। कोई एक मिल जाए तो बाकी 2 को निकाला जा सकता है। ऑल 3 आर इंटर रिलेटेड। तो अब चलते हैं हम लोग आगे अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिजिक्स का पार्ट है, तो हम उस पर यहाँ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में इसको पूरे डिटेल में पढ़ाया गया होगा, सो आई विल नॉट डिस्कस इट हेयर। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, E इज इक्वल्स टू h न्यू, ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको बता दिया है। अगला है E इज इक्वल्स टू h न्यू या hc बाई लैम्डा, ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नाउ टोटल एनर्जी अगर निकालनी है, ये जो निकली है h न्यू या hc बाई लैम्डा, दिस इज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ये एक फोटोन की एनर्जी है। फोटोन पैकेट ऑफ एनर्जी माने जाते हैं। अब आप देखें, इसको भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि मैंने क्या बताया है। ये जो एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन। तो अब एक नया टर्म मिल गया कि व्हाट इज़ फोटोन। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताया था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है लाइट। तो अब ये जो लाइट वेव्स हैं, ये अगर मान लो कि ऊपर से टॉर्च चल रहा है और लाइट नीचे आ रही है, तो ये माना जाता है कि ये जो लाइट है ये छोटे छोटे पैकेट्स में आती है। एक कोई चीज़ या तो एक बल्क में आ सकती है या तो पैकेट में। तो ये लाइट छोटे छोटे पैकेट्स में आती है और इन पैकेट का नाम होता है फोटोन। तो एक पैकेट की है एनर्जी ये। अब अगर मान लें कि 10 पैकेट हो तो ऑब्वियसली 10 से गुणा कर दें। तो अगर आपको फोटोन के बजाय वेव की ही पूरी एनर्जी निकालनी है तो आपको बस यहाँ पर n से गुणा करना पड़ेगा। n इज़ द नंबर ऑफ फोटोन, तो इट विल बी NSC बाई लैम्डा और ये हो जाएगा NH न्यू। तो ये डिफरेंस आपको मिलने वाला है अगर आप पूरी वेव की एनर्जी निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखें, टोटल एनर्जी ट्रांसफर इज इक्वल्स टू n इंटू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ फोटोन।
यहाँ पर भी वही बात पूरी लिखी गई है, n से गुणा करके आपको दिखाया गया है। वेयर h इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट, सबको वैल्यू रटी होनी चाहिए। टिप पर 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, यूनिट के साथ याद कर लेना बच्चों, तो ये आपको हर समय याद होनी चाहिए। और h इंटू सी की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, क्योंकि SC अपॉन लैम्डा कई बार यूज़ करना पड़ता है। तो दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻25, ये आपको याद रखना है। ये यहाँ पर 27 करके जूल सेकेंड यूनिट दे दिया गया है, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल, ये थोड़ा सा गलत हो गया, मिसटाइप्ड है, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। सो यहाँ पर अर्ग होना चाहिए, दिस शुड बी अर्ग सेकेंड, ERG, अर्ग सेकेंड। ठीक है, तो ये यूनिट थोड़ा गलत लिख गई है, अगर आप 10⁻27 में याद करते हैं तो। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप याद रखें किस फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट में 6.6 इंटू 10⁻⁻34, दिस इज़ द बेस्ट फॉर्मेट। नाउ लेट्स गो टू द बोहर्स मॉडल। तो हमारा जो पहला पार्ट है उसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बोहर्स मॉडल। तो मैं पहले आपको उसके बेसिक्स बता देता हूँ, फिर हम लोग बोहर्स मॉडल को अपने इस पार्ट से पढ़ लेंगे। तो बोहर ने क्या बताया था? सबसे पहली बात तो बोहर का मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ के लिए था। बोहर ने बताया कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे रहते हैं। इस न्यूक्लियस में आपको कुछ चीज़ें हैं जो देखने को मिलेंगी, लेकिन न्यूक्लियस की स्टडी हमारे पार्ट में अभी है नहीं, तो हम लोग अभी न्यूक्लियस पे ज़्यादा रिसर्च नहीं करेंगे। हम लोगों को मेनली देखना है कि वी हैव टू मेनली सी दैट ओके, वी हैव टू मेनली सी अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, तो उसी के बारे में हम लोग मेनली देखेंगे। तो इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ ट्रेवल करते हैं, और जिसमें ये चारों तरफ घूम रहे हैं इनको ऑर्बिट का नाम दिया गया था। अब इन ऑर्बिट के बारे में इन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी जो कि हम लोगों को पढ़नी है। सबसे पहली बात कि ऑर्बिट की रेडियस फिक्स होती है, ये आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट R1 हो जाएगा, पहली ऑर्बिट की रेडियस। यहाँ से यहाँ तक काउंट कर लेंगे तो ये हो जाएगी दूसरी ऑर्बिट की रेडियस। तो इनकी रेडियस फिक्स होती है। इस ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी फिक्स होती है। तो एनर्जी का भी अभी मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, और ऑब्वियसली एनर्जी में भी E1 होगा, E2 होगा, यानी अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग एनर्जी होगी। तो ये इनका बेसिक मॉडल था और इसी मॉडल पे इन्होंने काम किया था। तो हम चलते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम फिर इस डायग्राम पे आते रहेंगे। सो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लाइक हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम +2, बेरिलियम +3 एंड Na+10 तक। ठीक है बच्चों, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे बेरिलियम के पास होते हैं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, अगर 3 बाहर कर दिए तो +3 हो जाएगा। तो एक सवाल तो यही बड़ा पॉपुलर है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग दिस मॉडल इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो उस सवाल में आपको देखना है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे लगेगा। रिलेटेड विथ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना गया है, वेव नहीं माना गया है। दूसरा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको सारे फॉर्मूले ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक ही मिलेंगे। तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को कंसीडर करता हुआ मॉडल है। अब सबसे पहली चीज़ जो पढ़ाई गई है दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इन एन ऑर्बिट इज़ क्वांटाइज्ड। तो यहाँ फॉर्मूला लिखा है mvr इज इक्वल्स टू, क्रॉस लगा है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। तो द फॉर्मूला शुड बी mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। Now what is the meaning of n? n का मतलब होता है ऑर्बिट नंबर। जैसे पहली ऑर्बिट के लिए मैं पूछूं तो इट शुड बी h/2π, दूसरे के लिए पूछेंगे तो 2h/2π, तीसरे के लिए पूछेंगे तो 3h/2π, इसी तरीके से सीक्वेंस चलता रहेगा। सभी का रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला है दैट फॉर्मूला इज r इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू n²/z। और ये जो रेडियस आएगी वो किस में आएगी? एंगस्ट्रॉम में आएगी, ये आपको याद रखना है। तो ये रेडियस निकालने का फॉर्मूला हो गया। अगेन व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, पहली ऑर्बिट की रेडियस, दूसरी ऑर्बिट की। तो आप जिस भी ऑर्बिट की रेडियस निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें 0.529 को A0 कहा गया है। A0 इज द एटॉमिक यूनिट ऑफ लेंथ, या फिर आप कह सकते हैं कि A0 पहली ऑर्बिट की रेडियस है। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ये कभी अगर पूछ ले एक बार तो हल्का सा नज़र में रखिएगा। बाकी जो मेन फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻⁶। अब बच्चों सवाल बहुत सारे तरह के आते हैं, Z/n होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरी ऑर्बिट की निकालिए तो n की वैल्यू 3 रख लीजिए।
जेड इज़ एटॉमिक नंबर, तो अगर हाइड्रोजन के लिए कहा गया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मान लो लिथियम की तीसरी ऑर्बिट की वेलोसिटी निकालनी हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ Li+2। +2 क्यों किया? क्योंकि एप्लीकेबल ही तब होगा जब +2 करेंगे। तो Li+2 जो है इसकी मुझे थर्ड ऑर्बिट का निकालना है, थर्ड ऑर्बिट, इसकी वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले पे पुट करना सिखा रहा हूँ आपको। तो इट शुड बी 2.18 इंटू 10⁻⁶ कर दिया। लिथियम है तो जेड कितना रख देंगे इसका 3, और थर्ड ऑर्बिट है तो कितना हो जाएगा थर्ड, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी कैलकुलेशन इज समथिंग एल्स। तो लिथियम की थर्ड ऑर्बिट किस तरीके से निकाली जा सकती है। इसके बाद आप देखिए आपको पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इनके फॉर्मूले बताए गए हैं। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये निकल के आया है। और जिसमें से ज़्यादा यूज़ जो होता है वो ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ी बातें बता देता हूँ जो आपको याद करनी है, और कैसे याद करनी है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि चूँकि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इज़ बाउंड। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाउंड? इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है, दूर नहीं जा सकता है। इस वजह से इट्स टोटल एनर्जी, इस वजह से इसकी टोटल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है। आप ये जान लें किसी भी बाउंड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी। और उसका कारण क्या है? क्योंकि बाउंड मतलब होता है जुड़ा हुआ, और जुड़े सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव। नेगेटिव से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, देखो जीरो सिस्टम मतलब बिल्कुल चल नहीं रहा है। पॉजिटिव एनर्जी होने का मतलब कुछ हिलेगा डुलेगा, और अगर कोई बंधा हुआ है तो उसकी एनर्जी कैसे होगी? नेगेटिव होगी। अब इसमें एक चीज़ आप इसी तरीके से याद कर लें, पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ लिख लें और इसकी 2 और ब्रांचेस बना लें। टी मतलब टोटल एनर्जी और के मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू दी हो उसको आधा करोगे तो टोटल भी आ जाएगी, काइनेटिक आ जाएगी। यानी टोटल और काइनेटिक आपस में क्या होती है? बराबर होती है मैग्नीट्यूड वाइज। काइनेटिक कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, कैन नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव। काइनेटिक कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अब देखो बहुत आसान हो गया। जैसे मान लो मुझे दिया जाए पोटेंशियल एनर्जी -200 है, तो मैं बता दूंगा कि टोटल हो जाएगी -100, आधा कर दिया, और काइनेटिक हो जाएगी 100। तो ये करना तुरंत का तुरंत आप बता सकते हैं। और ये रिलेशन आपको इसमें याद रखना चाहिए कि पोटेंशियल को आधा करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा? टोटल और काइनेटिक आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने कह दिया काइनेटिक एनर्जी 20 है, तो आप जान जाएंगे टोटल कितनी हो जाएगी? -20, और पोटेंशियल -40। तो ये इस तरीके से डिवाइड करना आपको आना चाहिए। पोटेंशियल, टोटल और काइनेटिक में से कोई भी एक दे दिया जाए तो वो सही हो जाएगा। अब इसमें एक सवाल आता है जिसको मोस्टली बच्चे गलत कर देते हैं बहुत कन्फ्यूजन के साथ। वो सवाल ये है कि कहीं कहीं ऐसा लिखा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दिया जाए तो वो टोटल एनर्जी के बराबर हो जाता है। तो ये सही बात लिखी है। अब बच्चे कहते हैं कि सर काइनेटिक एनर्जी तो माइनस हो नहीं सकती, तो मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू +20 है, इसके आगे मैं नेगेटिव लगा दूं तो ऑब्वियसली ये टोटल एनर्जी बन जाएगी। तो इसमें ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को अगर आप नेगेटिव कर देंगे तो आपको कौन सी मिल जाएगी? टोटल एनर्जी मिल जाएगी। और ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया था पोटेंशियल, टोटल और काइनेटिक लिखना, कि पोटेंशियल को ऊपर लिखें, 2 पार्ट में डिवाइड करें, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, ये आपको याद होना चाहिए। और तीनों में से कोई भी एनर्जी आपको मिल जाए तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, बाकी 2 एनर्जी का आंसर आपको देना आना चाहिए। अब किस एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला याद रखते हैं? हम लोग याद रखते हैं टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 इंटू Z²/n², दिस इज द फॉर्मूला। और आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। दिस विल बी योर आंसर। नाउ -13.6 इज ए कांस्टेंट, Z क्या है? एटॉमिक नंबर। तो जिसके लिए भी पूछा गया हो उसका एटॉमिक नंबर रख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर पूछा गया है किसके लिए? लिथियम +2 के लिए, तो Z कितना हो जाएगा? इट विल बी 3। अगर हीलियम प्लस के लिए पूछा गया है तो Z कितना हो जाएगा? 2। व्हाट इज़ n? जिस ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी हो, जैसे फॉर फर्स्ट ऑर्बिट इट विल बी 1, फॉर सेकेंड ऑर्बिट 2, तो n की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? ये एनर्जी की एक यूनिट है जो कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाएगी। आप एक चीज़ जाने, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये वैल्यू तो हमको याद ही रहती है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज।
तो इसी को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होगी। तो अब इसको ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है ये रिलेशन, पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 इंटू टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। सो दीज आर द रिलेशंस, है ना। अब यहाँ पर आप देखें, ये चार्ट आपको रट के रखना है बच्चों। ये चार्ट यहाँ पर जो लिखा है, दिस चार्ट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ नहीं किया गया है, सभी ऑर्बिट्स की एनर्जी निकाल के हाइड्रोजन के लिए लिख दी गई है, तो इसको रटना बहुत ज़रूरी होता है। पहली ऑर्बिट की एनर्जी होती है -3.6, दूसरी की एनर्जी -3.4, तीसरी की एनर्जी -1.51, चौथी की -0.85 और पांचवी की -0.54। सारी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। और किस फॉर्मूले से ये सब निकल रहा है, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z² डिवाइडेड बाई N²। हाइड्रोजन के लिए निकाला तो Z का कोई मतलब नहीं है। पहले में n बराबर 1 रखोगे 13.6 ही आ जाएगा, दूसरे में n बराबर 2 रखोगे तो ये डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी 3.4। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। पहली और दूसरी ऑर्बिट में ज़रा गैप देखें कितना है, 10.2। फिर दूसरी और तीसरी ऑर्बिट में 1.89 का गैप है, फिर इसके बाद अगले में 0.66 का, फिर अगले में 0.31 का। तो एक बात तो ये पता चल गई कि ऑर्बिट्स में गैप जैसे हम आगे जाते हैं वैसे कम होता जाता है, यानी एनर्जी डिफरेंस कम होता रहता है जैसे ऊपर के ऑर्बिट में जाते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि सबसे मैक्सिमम गैप कहाँ पर होगा, तो ये भी आपको बताना आना चाहिए। ये सवाल बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो इसमें आप देखें, लेट अस कंसीडर कि n बराबर कहा गया है 2 से लेकर n बराबर 1, एक ही ऑप्शन दिया गया है। n बराबर 3 से लेकर 2, 4 से लेकर 3 और 5 से लेकर 4। तो इसमें मैक्सिमम एनर्जी गैप कहाँ पर आएगा, 2 से 1 पे, क्योंकि इसमें जो गैप है वो कितना है बच्चों, 10.2, और बाकी सब में अगर जोड़ भी लिया जाए तो भी वो इसके बराबर नहीं हो सकता है। तो यानी मैक्सिमम गैप आपको कहाँ पर मिलेगा, n इज इक्वल्स टू 2 to 1 पे मिलेगा। अब इसी में थोड़ा सा मोल्ड कर देता है क्वेश्चन में तो दिक्कत हो जाती है। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया, मान लो मैक्सिमम एनर्जी गैप कहाँ मिलेगा, n बराबर 2 से लेकर n बराबर 1 पे, या फिर n बराबर 3 से लेकर n बराबर 1 पे। तो अब बच्चे कहते हैं सर आपने 2 to 1 बताया था तो हम पहला टिक कर देंगे, तो दिस इज़ नॉट गुड। इसमें देखें 3 to 1, अगर आप मान लें कि थर्ड ऑर्बिट से लेकर 1 तक का गैप देख रहे हैं तो 2 to 1 का गैप सबसे बड़ा होता है अगर सबका अलग अलग एक एक गैप गिना जाए तो। लेकिन 3 से 1 में तो ऑलरेडी 2 से 1 इंक्लूड ही हो जाएगा ना, तो 3 to 1 जब आएंगे तो उसमें 2 to 1 तो ऑलरेडी आ ही जाएगा, तो ये थोड़ा सा इससे बड़ा हो जाएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इस केस में। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नाउ इन्होंने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सबका डिफरेंस भी बताया है। पहली जो ऑर्बिट होती है उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, सेकंड इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। तो अगर आपसे कोई कह रहा है फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, तो आप एक घटा दें, मतलब n बराबर कहाँ चल रहा होगा n क्या हो गया होगा, सिक्स्थ हो गया होगा। अगर फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट की बात चल रही है तो आपको एक बढ़ा के लिखना रहता है, घटा के नहीं, एक बढ़ा के लिखना रहता है। तो पहली एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n इज इक्वल्स टू 2, दूसरी एक्साइटेड स्टेट का मतलब n बराबर 3, तीसरी एक्साइटेड स्टेट का मतलब n बराबर 4। तो इस तरीके से अलग अलग एक्साइटेड स्टेट में आपको एक संख्या बढ़ा के रखना है। फिर इसके बाद है टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इनटू Z²। तो ये तो उसी फॉर्मूले से आया है, अगर सेम ऑर्बिट के लिए निकालना हो तो। फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, -13.6 इंटू Z² अपॉन N²। तो अगर n सेम ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हो तो n तो सेम हो गया, तो ऑब्वियसली फॉर्मूले में बचा क्या, -13.6 इंटू Z², और ये हाइड्रोजन की एनर्जी हो जाएगी। तो हाइड्रोजन की एनर्जी अगर आपको पता है तो आप सिर्फ Z² से गुणा कर दो, किसी और की भी निकल आएगी। अब मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताता हूँ, जरा आप ध्यान से यहाँ देखें। जैसे हमें पता है कि फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, 0.85, किसकी, हाइड्रोजन की। तो फोर्थ ऑर्बिट की अगर पूछी गई कि बताओ टेल मी फोर्थ ऑर्बिट की हीलियम की कितनी होगी, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। तो इसको हम 2 के स्क्वायर से गुणा कर दें, यानी 4 से गुणा कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा।
तो सोचो हाइड्रोजन का याद करने में कितना फ़ायदा है। हाइड्रोजन की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जरूर याद रखो, क्योंकि इसी से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन का एनर्जी याद रखना। मैं थोड़ा यहाँ क्लीन कर देता हूँ इसको। तो हाइड्रोजन की एनर्जी याद रखोगे, सीधे Z² से गुणा करो, दूसरे एटम की निकल आएगी। इसके बाद अगले नंबर पे देखें डेल्टा ई। डेल्टा ई मतलब डिफरेंसेस। तो आप देखें यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंस पढ़े थे ना पहले, तो ये हैं सारे डिफरेंसेस। पहले का डिफरेंस है 10.9, 10.2, दूसरे का 1.89, तीसरे का 0.66, चौथे का 0.31। तो अगर डिफरेंस किसी और का पूछे तो आप क्या करते हैं, बस हाइड्रोजन E1 डिवाइडेड बाई N1 फॉर सेम एटम। अगर सेम एटम हो तो जो E1 होता है उसको N1 से डिवाइड करते चले जाएं तो आपको डिफरेंस मिलता चला जाएगा। ओके, नाउ आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, जब पहली ऑर्बिट से इनफाइनाइट पे भेजा जाए तो आयोनाइजेशन। सेपरेशन एनर्जी आयोनाइजेशन की ही तरह होती है, लेकिन दूसरी से, तीसरी से, चौथी से भेजी जाए तब। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब 1 to 2, 2 to 3, दीज आर कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। तो मैं इसे थोड़ा चित्र से समझा देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। मान लेते हैं कि ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकंड ऑर्बिट, ये है थर्ड ऑर्बिट, और ये है इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, तो अब इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, एंड दिस इज n इज इक्वल्स टू 4। अब इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहा जाएगा, अगर मान लीजिए कोई फर्स्ट से इनफाइनाइट पे जा रहा है देन दिस विल बी कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अगर कोई 2 से इनफाइनाइट पे जा रहा है तो इसे बोलेंगे सेपरेशन एनर्जी, और सेपरेशन एनर्जी इसको बोलेंगे 1। अगर कोई 3 से इनफाइनाइट पे जा रहा है तो दिस विल बी कॉल्ड सेपरेशन एनर्जी 2। अब आप बाकी अंदाज़ा लगा सकते हैं, सेपरेशन एनर्जी 3 होगी तो क्या होगा, इट विल बी 4 से इनफाइनाइट पे। ऐसे आगे चलता रहेगा। दूसरी जो बात है जो इसमें याद रखनी है दैट इज़ एक्साइटेशन। मान लो कोई 1 से 2 पे गया या फिर कोई 1 से 3 पे गया तो दिस इज़ कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी इसको बोलते हैं जब आप एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करते हैं, देन दिस इज़ कॉल्ड एक्साइटेशन। अगर आप सीधे इनफाइनाइट पे ही चले जाते हैं ग्राउंड लेवल से तो इसको कहा जाता है दिस इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन, और अगर किसी दूसरे लेवल से जा रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड सेपरेशन। तो यहाँ पर आप देखें आयोनाइजेशन का मतलब 1 to इनफाइनाइट, सेपरेशन का मतलब किसी भी और से इनफाइनाइट, चाहे 2 से, चाहे 3 से, चाहे 4 से, और एक्साइटेशन का मतलब होता है 1 से ही जाना है लेकिन 2 पे, 3 पे या 4 पे जा सकते हैं। स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी हैं। कॉन्टिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय इनकैंडेसेंट सोर्सेज, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय एटम्स, एंड एमिशन बैंड स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय मॉलिक्यूल्स। सो दिस वी हैव टू रिमेंबर। अब लास्ट हमारे पास है इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए एनर्जी कैलकुलेट करना। तो इसमें आप जानते हैं कि अगर फर्स्ट लाइन पे आ रहा हो तो दैट इज़ कॉल्ड लाइमन सीरीज, अगर सेकंड लाइन पे आ रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड बामर, थर्ड पे आ रहा है तो पास्चन, फोर्थ पे आ रहा है तो ब्रैकेट, और फिफ्थ पे आ रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड फंड। तो ये 5 सीरीज़ बनाई गई हैं जिसमें ट्रांजिशन देखना रहता है, और हमारे पास एक फार्मूला है दैट इज़ रिडबर्ग फार्मूला। तो रिडबर्ग फार्मूला ही हमको याद रखना है, इससे एनर्जी निकल जाएगी, और एनर्जी निकल गई तो आपको पता है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इसमें जो RH है रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू तो पता ही होती है। C इज़ व्हाट इज़ C? C इज़ स्पीड ऑफ लाइट, H इज़ प्लांक्स कांस्टेंट, Z इज़ एटॉमिक नंबर। इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है N1 एंड N2। तो N2 से N1 में इलेक्ट्रॉन आता है, ये आपको याद रखना है। जैसे अगर कोई कहे कि फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा है, तो फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा है, एनर्जी, वेवलेंथ कुछ भी पूछे तो आप N1 की वैल्यू क्या रखोगे 1, और N2 की वैल्यू क्या रखोगे 4 रखोगे। तो अगर आपने N2 की वैल्यू 4 रखी और N1 की वैल्यू 1 रखी तो आप ये बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट हैं, तो आप एनर्जी निकाल लेंगे, और एनर्जी निकल गई तो आपको पता है एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी तीनों एक जैसी होती हैं, तो तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। एक है अल्फ़ा लाइन किसे कहा जाता है, फर्स्ट लाइन, लाइन स्टार्टिंग या इनिशियल लाइन, फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज इज कॉल्ड अल्फ़ा लाइन।
लास्ट लाइन, लिमिटिंग लाइन, मार्जिनल लाइन या लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज आर सेम। टोटल नंबर ऑफ लाइन्स अगर कहीं निकालनी है तो आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करना है n2 - n1, n2 - n1 + 1 and 2। ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मान लो 6th से 1st पे आ रहा है तो 6 में से 1 घटा दो, कितना आया 5, तो टोटल लाइन हो जाएंगी 5 + 4 + 3 + 2 + 1। अगर मान लो कि 7 से आ रहा होता 2 में, तो 7 में से 2 घटाओ, कितना आया 5 आया। फिर से वही गिनना शुरू कर देंगे, 5 + 4 + 3 + 2 पे रुक जाएंगे क्योंकि 2 पे ही आ रहा था, +1 नहीं करेंगे, ठीक है। तो दिस विल बी द थिंग, ये आपको याद रखना है। तो इससे करके आपको क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस निकल जाएंगी। तो और इसके बाद फिर डी ब्रॉगली इक्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, जिसमें m क्या होता है, मास ऑफ पार्टिकल, एंड v क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे नीचे मोमेंटम रहता है, ये पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को कनेक्ट करने वाली इक्वेशन है। m मीन्स मोमेंटम, मोमेंटम किसके पास होता है, पार्टिकल के पास, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो आप चाहें तो किसी की भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं, और अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में रखना चाहें तो दिस विल बी लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√2mke। तो इससे भी आपको निकाला जा सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की बाकी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, तो वहाँ वेवलेंथ निकल सकती है लैम्डा इज इक्वल्स टू √150/v। तो ये फिजिक्स में ये फार्मूला बहुत इस्तेमाल होता है, वहाँ पर मे बी आपको ज़रूरत पड़ जाए। नेक्स्ट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट द नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू ऑर्बिट नंबर। यानी अगर थर्ड ऑर्बिट में होगा तो 3 वेव बनाएगा, 4th ऑर्बिट वाला 4 वेव बनाएगा। फ्रीक्वेंसी अगर मैटर वेव की पूछ ली जाए तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, जिसमें से ये 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन h, ये पूछा जा चुका है पहले। 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन h इज़ द फार्मूला दैट इज़ इम्पॉर्टेंट आउट ऑफ दिस। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। थ्योरी का पॉइंट है, कहीं पूछ ले तो याद रखना चाहिए। डी ब्रॉगली ऑन द बेसिस ऑफ मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एंड डिफ्रैक्शन स्टडी शोड वेव नेचर सजेस्टेड द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये आज की लास्ट चीज़ हम लोगों को जो आज के पार्ट से देखना है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड द मोमेंटम साइमल्टेनियसली। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h/4π, जिसमें से डेल्टा x क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा v क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, एंड डेल्टा p इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये ग्रेटर देन होगा या फिर बराबर होगा h/4π के। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सवालों में दिया रहता है अनसर्टेनिटी, एक किसी की देता है दूसरे की पूछ लेता है, क्योंकि इधर वाला तो पूरा पोर्शन कांस्टेंट है। तो अगर आपको अनसर्टेनिटी इसमें दे देगा तो इसमें पूछ लेगा, और अगर इधर दे देगा तो इधर पूछ लेगा। तो अब आपको इससे रिलेटेड बच्चों सवाल लगाने हैं, और सवाल हम लोग लगाएंगे कल। तो अभी मैंने एक रफ रिव्यू किया है इस चैप्टर का, और इसमें कुछ बातें मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट थी वो डिस्कस कर ली हैं। वी विल गो फॉर द क्वेश्चंस टुमारो, और कल क्वेश्चंस के माध्यम से और भी चीज़ें आपको इस चैप्टर में बताएंगे। ये चैप्टर 2 पार्ट में होगा। क्वांटम नंबर को मैंने बिल्कुल अलग रख दिया है, क्योंकि क्वांटम नंबर से सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो। कल सवालों के साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो।